संगम नगर नाम का एक गांव था जो अपने पकवानों के लिए मशहूर था। दूर दूर से लोग संगम नगर में खाना खाने आते थे। संगम नगर के बाजार में हर दुकान खाने की ही थी। कहीं ढाबा, कहीं इडली स्टॉल, कहीं चाइनीज स्टॉल, कहीं बिरयानी सेंटर। सब लोग अपने अपने होटल चलाने में खुश थे। ओए स्वामी, कैसा चल रहा है सब? बिल्कुल मस्त। सुबह स्टॉल खुलते ही कस्टमर्स की भीड़ लग जाती है। अरे चंगा है, मेरा ढाबा भी मस्त चल रहा है। दोपहर के खाने में और रात के खाने दोनों समय काफी कस्टमर्स होते हैं। मेरा चाइनीज कॉर्नर तो बस रात में ही चलता है भाई। वो तो है, पर तेरे कॉर्नर पे सबसे ज्यादा भीड़ लगी रहती है। हाँ, रहेगी ही ना। चाइनीज खाना इंडियन में सबसे पसंदीदा खाना है। अरे मैं नहीं मानता। साउथ इंडियन खाना इंडिया में सबसे पसंदीदा खाना है। मुझे तो लगता है पंजाब के आलू के पराठे सबसे पसंदीदा हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने आलू के पराठे ना खाए हों। चाइनीज तो हर कोई खाता है। हमारा इडली भी हर कोई खाता है। तो कैसे पता चलेगा कि सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? हमको किसी बहुत इंटेलिजेंट इंसान से पूछना चाहिए। गांव के बूढ़े चाचा जी, वो तो जिंदगी भर खुद बावर्ची रहे हैं, उन्हें जरूर पता होगा। चलो उनसे ही पूछते हैं। हाँ चलो उनसे पूछते हैं। तीनों होटल मालिक बूढ़े चाचा जी के पास गए। क्या बात है, आज तुम तीनों एक साथ यहाँ पर कैसे आना हुआ? चाचा, तुम हमको बताओ कि इंडिया का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? पंजाबी, साउथ इंडियन या चाइनीज? अब ये तो बहुत ही पेचीदा सवाल है। भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग खाने पसंद किए जाते हैं। ये बताना मुश्किल है कि इन सब में सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। तो हम कभी पता नहीं लगा पाएंगे। एक रास्ता है, प्रतियोगिता। ओ चाचा जी, कैसी प्रतियोगिता, जरा हमें बताइए तो। तुम तीनों विशाल आकार के पकवान बनाओ अलग अलग और उन्हें लोगों के सामने रख दो। लोग खुद चखकर तुम्हें बता देंगे कि वो उन्हें पसंद आया या नहीं आया। चाचा जी, वो हमको कैसे बताएंगे? वो क्या कहते हो तुम लोग, लाइक से। उन्हें जिस किसी का भी खाना अच्छा लगेगा वो उस पकवान के आगे एक लाइक का चिन्ह लगा देंगे। ओए अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इससे कितने सारे लोगों को हमारे पकवानों का स्वाद भी मिल जाएगा। और तो और हमारी पब्लिसिटी भी होगी। हमारा दुकान फेमस हो जाएगा। मुझको भी ये आइडिया पसंद आया चाचा जी। थैंक यू चाचा जी। बूढ़े चाचा के आइडिया के हिसाब से तीनों होटल वालों ने प्रतियोगिता की तैयारियां करनी शुरू कर दी। सारे गांव में पोस्टर्स लग गए। ये प्रतियोगिता इतनी अलग थी कि जल्दी ही वायरल हो गई और इस प्रतियोगिता को कवर करने न्यूज रिपोर्टर्स भी पहुंच गए। ये प्रतियोगिता गांव के ग्राउंड पर ही हो रही थी, जहां तीनों होटल्स के मालिक और उनके बावर्ची पकवान बनाने की तैयारी कर रहे थे। हरदीप जी, आपको इस कंपटीशन का आइडिया कहां से आया? अरे इस कंपटीशन का आइडिया हरदीप को नहीं, बूढ़े चाचा जी को आया था। अच्छा, और वो क्यों? वो इसलिए कि हम तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि इंडिया का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। तो ये जाइंट खाना की प्रतियोगिता इसलिए हो रही है ताकि पता चल सके कि इंडिया का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, पंजाबी, साउथ इंडियन या चाइनीज। जानने के लिए देखते रहिए कुकू टीवी। सारे बावर्ची अपने अपने पकवान बनाने लगे। कोई बड़ी सी थाल में आटा गूंथ रहा था तो कोई बड़े से पतीले में नूडल्स बॉईल कर रहा था। काफी लोग जमा हो चुके थे। कुछ घंटों बाद विशाल पकवान तैयार हो चुके थे। स्वामी ने एक बहुत ही विशाल मसाला डोसा बनाया था। चिंग ने विशाल नूडल्स और सूप बनाए थे और हरप्रीत ने विशाल पराठे और बटर चिकन बनाया था। अब ये प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। हमारी आप सबसे गुजारिश है कि आप कृपया तीनों पकवानों को चखे और फिर अपना लाइक दें। आपका लाइक डिसाइड करेगा कि इंडिया का सबसे पसंदीदा पकवान कौन सा है। ये सुनकर दर्शकों में उत्साह बढ़ गया। पहले एक छोटी बच्ची आई। बच्ची ने पहले पराठा खाया, फिर विशाल मसाला डोसा
और फिर नूडल्स खाए। बच्ची ने अपना लाइक नूडल्स को दिया। पहला लाइक नूडल्स को मिला है। इसके बाद एक एक करके कई लोग आए। कुछ को पराठा पसंद आया, कुछ को मसाला डोसा, तो कुछ को चाइनीज नूडल्स। चाइनीज खाने को 40 लाइक्स मिले हैं, पंजाबी खाने को 39 लाइक्स मिले हैं और साउथ इंडियन खाने को 41 लाइक्स मिले हैं। लेकिन अब तक प्रतियोगिता समाप्त नहीं हुई है, अभी 2 घंटे और बाकी हैं। स्वामी ये देखकर मन ही मन खुश था कि वो जीतने वाला था। कुछ देर में और लोगों की भीड़ आ गई। इन लोगों ने भी एक एक करके सारे पकवान खाए और अपना लाइक दिया। अब ये प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है और आश्चर्य की बात यह है कि पंजाबी, चाइनीज और साउथ इंडियन तीनों को 100-100 लाइक्स बराबर मिले हैं। ये सुनकर हरप्रीत, स्वामी और चिंग तीनों परेशान हो गए। अयो, अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा खाना सबसे ज्यादा पसंदीदा है? क्या पता। तभी वहाँ बूढ़े चाचा पहुँचे। आपने तो बोला था कि हमें इस प्रतियोगिता से समझ में आ जाएगा कि सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, पर यहाँ तो तीनों को 100-100 लाइक्स मिले हैं। तुम तीनों अब भी नहीं समझे? अयो क्या? यही कि तुम तीनों के सारे खाने मतलब सारे पकवान इंडिया को पसंदीदा हैं। खाना इंडिया को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। साउथ इंडिया की इडली जितनी वहाँ चाव से खाई जाती है, उतनी ही दिल्ली में भी चाव से खाई जाती है। पंजाब के पराठे बंगाल के हर घर में बनते हैं और देसी चाइनीज का स्वाद पूरब से पश्चिम तक बिल्कुल नहीं बदलता। जैसे भारत की एक राष्ट्र भाषा नहीं हो सकती, वैसे ही एक पसंदीदा खाना भी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत अपनी विविधता के लिए ही जाना जाता है। ये सब टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। तो देखा आपने कि कैसे इस जायंट फूड कंपटीशन ने इंडिया को जोड़ दिया। सच कहते हैं ये गांव वाले, इनके बूढ़े चाचा सच में बहुत बुद्धिमान हैं। लखन सिंह का बेटा चमन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके वापस अपने गांव लौटता है। आ गए बेटा, आगे क्या करने का इरादा है? मैं तो कहता हूँ तुम IAS की तैयारी कर लो। नहीं पिताजी, हमारे देश को इस समय बिजनेस करने वालों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जो रोजगार पैदा कर सकें। मैं कोई ना कोई बिजनेस ही करूँगा। आज तक हमारे परिवार में किसी ने बिजनेस नहीं किया और हमारे पास पैसे भी नहीं है, तो बिजनेस कैसे होगा? आप पैसों की चिंता ना करें पापा, धंधा करने के लिए दिमाग चाहिए। थोड़े पैसों में भी धंधा शुरू किया जा सकता है। चमन बाजार में जाता है और देखता है कि लाला राम ढाबे पर बहुत सारे खाना खाने वालों की भीड़ लगी हुई है। मुझे एक ढाबा खोलना चाहिए और इसके लिए किसी बड़ी पूंजी की भी जरूरत नहीं है। चमन अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर एक ढाबा खोल लेता है। चमन खाने में बहुत ही अच्छा वाला माल इस्तेमाल करता, अच्छा वाला आटा, अच्छे वाले चावल। शुरू के 2 दिन चमन के ढाबे पर कोई नहीं आता। फिर एक दिन एक आदमी आता है। अरे भाई, कितने रुपए की थाली दी है? मात्र 40 रुपए की सर। फिर 2-3 लोग और भी आते हैं। सभी लोग चमन के खाने की बहुत तारीफ करते हैं। चमन की सब्जी खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाते। ऊपर से चमन का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। वो अपने ग्राहकों की बहुत इज्जत करता। लेकिन धीरे धीरे चमन की दुकान पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। अरे भाई, रोटी जल्दी लेकर आओ। अरे मुझे सब्जी ला कर दो। अरे मेरे चावल खत्म हो गए, मेरे लिए चावल लेकर आओ। एक दिन चमन किसी ग्राहक को सब्जी देने जा रहा होता है। जल्दीबाजी में उसका पैर फिसल जाता है और चमन के सर पर चोट लग जाती है। 1 महीने बाद जब चमन हॉस्पिटल से वापस अपने ढाबे पर लौटता है तो वो देखता है कि उसके आसपास 4-5 नए ढाबे खुल गए हैं। चमन दोबारा ढाबा खोलता है और अपने साथ एक लड़के को भी काम पर रख लेता है। लेकिन इस बार ग्राहकों की संख्या बहुत कम रहती है। चमन को मजबूरी में अपना ढाबा बंद करना पड़ जाता है।
अरे मैं तो पहले ही मना कर रहा था कि बिजनेस मत कर, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले। पिताजी, किसी भी काम में ऐसी छोटी मोटी परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, गांव के सारे लड़के तैयारी कर रहे हैं, या तू सरकारी नौकरी की तैयारी कर या घर से निकल जा। चमन उदास होकर गांव में घूम रहा होता है। तभी उसे एक पत्ता गोभी बेचने वाला दिखाई देता है। पत्ता गोभी को देखकर उसे याद आता है कि एक बार उसने दिल्ली में चाइनीज भेल खाई थी। क्यों ना चाइनीज भेल का धंधा ही शुरू किया जाए। चमन नूडल्स, पत्ता गोभी और बाकी जरूरत की सारी चीजें खरीद लेता है और अपना ठेला एक स्कूल के सामने खड़ा कर लेता है। दिन में वो सामान तैयार करता और शाम को चाइनीज भेल बेचता। चमन के पास स्कूल के बच्चों की भीड़ लग जाती। जल्द ही चमन के पास खूब पैसे आने लगते हैं। चमन पूरे गांव में चमन चाइनीज भेल वाला के नाम से फेमस हो जाता है। एक दिन लखन सिंह अपने दोस्त के घर जाते हैं। आओ आओ लखन सिंह, लो ये चाइनीज भेल खाओ। ये तो आज मैं पहली बार खा रहा हूँ। लखन सिंह चाइनीज भेल खाकर देखते हैं। अरे वाह, इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। किसने बनाया है इसे? अरे तुम्हें नहीं पता? ये तुम्हारे बेटे चमन ने बनाया है। पूरे गांव के लोग उसकी चाइनीज भेल खाते हैं। लखन सिंह अपने बेटे के पास जाता है। लखन सिंह देखता है कि चमन बहुत मेहनत से काम कर रहा है और उसने काफी अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं पिताजी। बेटा, अब मेरी समझ में आ गया कि पैसा और इज्जत केवल नौकरी से ही नहीं आते, बल्कि बिजनेस करने से भी आते हैं। एक गांव में सोनम नाम की एक लड़की अस्पताल के बाहर छोले बेचा करती थी। गर्मा गर्म छोले ले लो, चना जोर गरम बाबू, मैं लाई मजेदार चना जोर गरम। इसमें डाला है बढ़िया मसाला, इसे खाएगा दिल वाला। ले लो चना जोर गरम। सोनम के छोले खूब बिका करते थे। अस्पताल के मरीज जब ठीक होकर बाहर आते तो वे एक बार सोनम के छोले जरूर खाते। अस्पताल के बाहर पिंकी नाम की एक पापड़ बेचने वाली भी आती थी। पिंकी के पापड़ कम बिका करते थे, इसलिए वह सोनम से बहुत चिढ़ती थी। गर्मा गर्म छोले, सड़े बुरे छोले, पता नहीं कितने दिन पुराने बासी छोले उठा लाती है ये सोनम सड़ेलिया। मेरे छोले तेरे गंदे सड़े पापड़ों से तो अच्छे ही हैं। सच बता, कितने दिनों से नहाई नहीं है? सोनम शाम को घर लौटकर अपनी बूढ़ी बीमार माँ की सेवा किया करती थी और उसे दिन भर की बातें भी सुनाती। अम्मा, आज एक अमीर ग्राहक ने मुझे 100 रुपए की टिप दी। ये क्या होता है? जब कोई खुश होकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है तो उसे ही टिप कहते हैं। बेटी, तू अपनी शादी के लिए कोई लड़का ढूंढ ले। मैं तो कहीं उठकर जा भी नहीं सकती। पहले तुम पूरी तरह स्वस्थ तो हो जाओ, तब मैं अपनी शादी कर लूंगी। सोनम की माँ का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता गया। एक दिन उसे अपनी माँ को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। पिंकी यह देखकर बहुत खुश हुई। सोनम की अम्मा अस्पताल में है, वो अब छोले बेचने नहीं आ पाएगी। तब तक मैं छोले का धंधा जमा लेती हूँ, ऐसा बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। पिंकी ने पापड़ बेचना छोड़ दिया और छोले बेचने लगी। लेकिन पिंकी के छोले का स्वाद लोगों को पसंद नहीं आया और पापड़ की तरह उसके छोले भी बहुत कम बिके। उधर सोनम की माँ की तबीयत ठीक हो गई और वह दोबारा छोले बेचने आ गई। सोनम के वापस आते ही उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग गई। मैंने छोले बेचे तो किसी को पसंद नहीं आए, और इस सड़ेलिया के छोले देखो, लोग कैसे लपालप खा रहे हैं। इसे और इसके ग्राहकों को मजा चखाना पड़ेगा। पिंकी
पिंकी चुपके चुपके सोनम पर नजर रखने लगी। एक दिन जब सोनम अपनी छोले की टोकरी बाहर रखकर टॉयलेट के लिए अंदर गई तो पिंकी ने उसके छोलों में खुजली की दवा मिला दी। उस शाम जिसने भी छोले खाए वह खुजली से परेशान हो गया। इस लड़की के छोले खाने से खुजली हो रही है, भगाओ इसे यहाँ से। लोग सोनम को अस्पताल के बाहर से भगा देते हैं। पिंकी यह सब देखकर बहुत खुश होती है। अब आया ना मजा। सोनम वीरपुर जाने वाली सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊंगी? सोनम के पास एक बुढ़िया खाना मांगने आई। बेटी, अपनी टोकरी से कुछ छोले मुझे दे दो, बहुत भूख लगी है। अम्मा, ये छोले मत खाओ, इनमें किसी ने कुछ मिला दिया है। मेरे पास 100 रुपए हैं, चाहो तो ये ले जाओ, कहीं से खाना खरीद कर खा लेना। सोनम ने बूढ़ी औरत को अपना 100 का नोट दे दिया। बूढ़ी औरत ने छोलों के ऊपर अपना हाथ किया, कुछ प्रकाश हुआ, फिर वह बूढ़ी औरत चली गई। सोनम खुजली वाले छोले लेकर घर पहुंची। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। ला, एक चम्मच छोले मैं खाकर देखती हूँ, पता लग जाएगा कि इससे खुजली हो रही है या नहीं। माँ ने एक चम्मच छोले खाए। छोले खाते ही सोनम की माँ एकदम स्वस्थ हो गई। बेटी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे कहीं खुजली भी नहीं हो रही है। लगता है तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। तुम इन्हीं छोलों को कल दोबारा बेचने जाना। सोनम अगले दिन ही छोले लेकर अस्पताल के बाहर पहुंची। अस्पताल के बाहर ये बात फैल गई कि एक लड़की जादुई छोले बेच रही है, जिसके छोले खाने से कोई भी बीमारी ठीक हो जा रही है। सोनम के पास रोगियों की भीड़ उमड़ने लगी। लोगों ने उसे 2 गुने 3 गुने पैसे दिए और छोले खाए और सभी स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। पिंकी को भी यह बात पता लगी। जादुई छोले, ये क्या पागलपन है? जरा मैं भी तो खाकर देखूं। पिंकी ने भी सोनम के छोले खरीदे। जैसे ही उसने छोले खाए उसे भयानक खुजली होने लगी। अरे अरे अम्मा, मर गई रे, ये क्या हो रहा है? हर जगह बहुत खुजली हो रही है। मर गई रे, मर गई। सोनम ने देखा कि बूढ़ी औरत जिसे उसने 100 का नोट दिया था दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। सोनम समझ गई कि जादुई छोले उसी बूढ़ी अम्मा का चमत्कार है। बूढ़ी औरत पिंकी के पास गई और उससे बोली, क्या अब भी तुम कभी दूसरों के सामान में कोई उल्टी सीधी चीज तो नहीं मिलाओगी? अगर तुम वादा करो तो मैं तुम्हारी खुजली ठीक कर दूं। हाँ हाँ हाँ, मेरी खुजली जल्दी से ठीक करो। मैं वादा करती हूँ, आगे से कोई शरारत नहीं करूंगी। औरत पिंकी को ठीक कर देती है और गायब हो जाती है। मुंबई जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में एक लड़का रहता था, माही। माही लगभग 22-23 साल का था। वो सुबह उठकर पेपर डालता, फिर दिन भर उसे जो भी मजदूरी का काम मिल जाता वो कर लेता, क्योंकि माही ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। अक्सर अमीर लोगों को अपनी गाड़ी से उतरते देख, काश मेरी भी ऐसी गाड़ी हो, लेकिन मेरी किस्मत में ये सब कहाँ, मैं तो पैदा ही गरीब हुआ हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उलझ जाया करता था। माही को एक छोटी सी चाय और वड़ा पाव की दुकान में काम मिला। माही बहुत खुश था। उसे रोज के लिए पैसे मिल जाते थे, जिससे उसका घर चलता था। एक दिन इस दुकान पर एक लड़की चाय पीने आई। उसने चाय पी और माही की ओर देखती रही। अगले दिन वो लड़की फिर वहाँ आई और आज भी वो माही की ओर देख रही थी। भाई, यहाँ आओ। जी मैडम। तुम
तुम उम्र में इतने छोटे हो, तुम यहाँ ऐसे काम क्यों करते हो? मैडम, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे यही काम मिल सकता है। तुम कुछ नया सीखना चाहोगे? मौका मिले तो क्यों नहीं मैडम। ठीक है, ये लो मेरा कार्ड। यहाँ कुछ दूरी पर मेरा कैफे है, कल मुझे वहाँ आकर मिलना। कार्ड देकर वो लड़की वहाँ से चली गई और माही कंफ्यूज था। अगले दिन माही उस लड़की के कैफे में पहुँचा। मैडम, मैं यहाँ क्या काम कर सकता हूँ? सफाई वगैरह? तुम बहुत मेहनती हो, तुम सीख जाओगे। मेरे हिसाब से तुम्हें किचन में काम करना चाहिए, जिससे कि तुम नई नई डिशेस बनाना सीखो। जैसा आप बोले। और उसी दिन से माही ने किचन में काम करना शुरू कर दिया। पहले तो वो सिर्फ सफाई कर रहा था, फिर शेफ की सब्जियां काटने में हाथ बटाने लगा। वो शेफ को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगा कि कैसे वो चीजें पकाता है। कुछ दिनों बाद शेफ और माही की अच्छी दोस्ती हो गई। भाई, इसको क्या कहते हैं? आलू की सल्ली? नहीं नहीं, ये तो फ्रेंच फ्राइज है। वो क्या होता है? ये आजकल के बच्चों का बड़ा ही पसंदीदा फास्ट फूड है। फिर शेफ ने माही को फ्रेंच फ्राइज बनाना सिखाया। कुछ दिनों बाद माही किचन में फ्रेंच फ्राइज बनाने लगा। अरे वाह, तुम्हें तो फ्रेंच फ्राइज आ गई। जी मैडम, शेफ भाई ने सिखाया। अच्छा है शेफ जी, इन्हें बर्गर भी सिखा दीजिए। जी मैडम। और फिर शेफ ने माही को बर्गर भी बनाना सिखाया। कुछ दिनों बाद माही फ्रेंच फ्राइज और बर्गर्स बहुत ही अच्छे से बनाने लगा। तभी कैफे की ओनर ने उसे अपने पास बुलाया। हाँ मैडम। अब जब तुम्हें फ्राइज और बर्गर आ गया है, तो तुम अपना स्टॉल क्यों नहीं डालते? मैडम, मैं यहाँ की तनख्वाह में खुश हूँ। ऊपर से स्टॉल डालने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। स्टॉल डालने के लिए पैसे मैं दूंगी, बाद में तुम मुझे वापस कर देना। पर मैडम, आप ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह थी, मेरे पास भी कोई काम नहीं था। किसी भले इंसान ने मेरी मदद की थी और मुझे बोला था किसी और की मदद करने के लिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना स्टॉल डालो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और फिर तुम किसी और की मदद कर देना। माही ने मालकिन की बात मान ली और उससे पैसे ले लिए। कुछ दिनों बाद माही ने अपना फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल खोला और कैफे की मालकिन ने उसका उद्घाटन किया। जल्दी ही माही के फ्राइज फेमस हो गए। कॉलेज स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स की वहाँ पर भीड़ लगने लगी। माही का मुनाफा बढ़ने लगा। माही ने अपनी सहायता के लिए लोग रख लिए और देखते ही देखते माही का छोटा सा स्टॉल अब बड़ा सा कैफे बन गया। और आज भी माही रोज उस कैफे की मालकिन की पूजा करता था। कहाँ एक कम पढ़ा लड़का जो वड़ा पाव की दुकान में काम करता था और कहाँ एक कैफे का मालिक। और इसकी वजह थी उस कैफे के मालकिन की अच्छाई। इसीलिए कहते हैं अच्छाई बांटने से बढ़ती है। ये कहानी है एक मजदूर की। छगन सेठ लाल चंद जी के खेतों में काम किया करता था। सेठ लाल चंद का खेत गांव में सबसे बड़ा खेत था और वहाँ कई मजदूर काम किया करते थे। दिन के अंत में सेठ लाल चंद अपने मजदूरों को उनका मेहनताना दिया करते थे। वैसे तो सेठ लाल चंद बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने मजदूर पर निगरानी रखने के लिए कालिया को रखा था। अरे ओ कमला, कब से देख रहा हूँ वहीं बैठी हो। इतना आराम करोगी तो मजदूरी नहीं मिलेगी, समझी? अरे भाई, मेरी तबीयत खराब है। वो सब मैं नहीं जानता, काम पे आई हो तो काम करो। कालिया अक्सर मजदूरों को खरी खोटी सुनाया करता था। एक दिन की बात है, छगन एक हाशिए से फसल काट रहा था कि उसका ध्यान भटका और उससे हाशिया लग गया। कुछ मजदूर उसकी ओर दौड़े। एक औरत ने उसकी मलहम पट्टी की और फिर सारे मजदूर काम करने लगे। कुछ देर बाद कालिया आया। अरे छगन, क्यों बैठा है तू? भाई, उसके हाथ में चोट लग गई है हाशिए से। काम पे तो ध्यान होता नहीं है और मजदूरी पूरी चाहिए इन लोगों को। अब इनकी मलहम पट्टी का भी खर्च झेलो।
एक दिन सेठ को कंगाल बना के छोड़ेंगे ये। कालिया की खरी खोटी सुनकर छगन को गुस्सा आ गया। वो बिना कुछ बोले घर निकल गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारा माजरा बताया। बेचारी चोट देखकर रोने लगी। अरे पगली, तू क्यों रो रही है? कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। ये चोट तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसका क्या जो कालिया आपको हमेशा बातें सुनाया करता है? उसका क्या, उसकी तो आदत ही है। मैं क्या बोल रही हूँ? क्या आप मजदूरी करना छोड़ नहीं सकते? मजदूरी नहीं करूँगा तो करूँगा क्या? हम मुर्गियाँ खरीद के अंडे बेच सकते हैं। और मुर्गियों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरा क्या, बाप दादा विरासत में कोई खजाना थोड़ी ना छोड़ के गए हैं। माला ने अपने हाथों के दोनों कंगन निकाले और कानों की बालियां भी। गहने सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि जरूरत के समय काम आने के लिए भी होते हैं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। माला की अधिक जिद करने पर छगन ने वो गहने ले लिए। छगन और माला बाजार गए और वहाँ उन्होंने वो गहने एक सोनार के पास गिरवी रख दिए और उन्हें 2000 रुपए मिल गए। फिर माला और छगन एक मुर्गी वाले के पास गए। भाई, एक मुर्गी कितने की है? वैसे एक मुर्गी 100 रुपए की है, लेकिन अगर आप 10 मुर्गियां लो तो मैं एक मुर्गी मुफ्त में दे दूंगा। अरे वाह! छगन ने व्यापारी को 1000 रुपए दिए और व्यापारी ने एक बड़ी सी टोकरी में 10 मुर्गियां और एक मुर्गा भर दिया। छगन और माला घर आए और फिर उन्होंने बैम्बू के टुकड़ों से मुर्गियों के लिए एक घर बनाया। मुर्गियों को अंदर खेलता कूदता देख माला और छगन बहुत खुश थे। अगले दिन माला ने सभी मुर्गियों के अंडे इकट्ठे किए। छगन उन अंडों को एक व्यापारी के पास ले जाता और उसे 10 अंडों के 30 रुपए मिला करते। ये उनका रोज का सिलसिला था। एक महीना बीत गया और आज छगन अपनी महीने की आमदनी गिन रहा था। एक दिन का 30 रुपए, मतलब महीने का 900 रुपए। और आपको मजदूरी मिलती थी 500 रुपए। मैं सोच रहा हूँ कुछ पैसे जोहरी को दे आऊं। नहीं, जो पैसे ज्यादा हैं उनसे और मुर्गियाँ खरीद लाएंगे, इससे और ज्यादा मुनाफा होगा। छगन ने माला की बात मान ली और वो व्यापारी से 5 मुर्गियाँ खरीद लाया। अब उन्हें रोज 15 अंडे मिला करते थे। ये देख माला बहुत खुश थी। अगले महीने जब छगन वापस हिसाब करने बैठा तो हर दिन का 45 रुपए, मतलब महीने का 1350 रुपए। अरे बाप रे! अब छगन को गणित समझ आ गया। अब अगले 3 महीने तक छगन 10-10 मुर्गियाँ खरीदता रहा। अब कुल मिलाकर छगन के पास 50 मुर्गियाँ थीं। अब से रोज उसे 150 रुपए मिला करते थे। ये देख वो बहुत खुश था। इस बार जब उसने हिसाब किया, पूरे महीने में 4500 रुपए कमाए हैं। देखा, मैं ना कहती थी। हाँ, चलिए, कब तक मेरे हाथ खाली रहेंगे? दोनों सुनार के पास गए। 2000 रुपए के ब्याज के साथ 2250 रुपए हुए हैं। ये लीजिए। छगन ने पैसे दिए और जेवर वापस ले लिए। वहाँ छगन को एक नथनी दिखी। वो नथनी कितने की है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 450 रुपए की। वो भी दे दीजिए। माला ने नई नथनी पहनी और वो बहुत खुश थी। इसके बाद छगन ने अपना अंडों का व्यापार जारी रखा और सिर्फ 1 साल में उसकी आमदनी 30,000 रुपए हो गई। अब उसका खुद का पोल्ट्री फार्म था। फार्म पे काम करने के लिए नौकर चाकर थे और उनकी छोटी सी कुटिया अब एक बड़ा सा बंगला बन गया था। अब छगन और माला अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। सिर्फ 1 साल पहले छगन एक मजदूर था और अब वो एक पोल्ट्री का मालिक। अगर माला जिद ना करती तो अब भी छगन मजदूर ही होता।